जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ब्लाइंडनेस यानी अंधता। उसके बाद आता है लो विजन, जिसको कम दिखाई देता है उसे लो विजन में रखा जाता है। थर्ड हो जाता है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन यानी कुष्ठ रोग मुक्त। ये भी एक प्रकार का दिव्यांग ही है। इसमें होता क्या है, जैसे मसल सब जो होता है ना वो गलने लगता है, गलते गलते वो पूरे शरीर का मसल गल जाता है। इस तरह से यह रोग होता है। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने से संबंधित श्रवण बाधिता, बाधिर एवं ऊंच सुनना यानी डीप एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। जैसे सुनने से संबंधित जो दिव्यांगता होती है वो हो गया। नेक्स्ट है लोको मोटर डिसेबिलिटी, चलन निःशक्तता यानी जो चलने फिरने से संबंधित जो निःशक्तता आती है वो लोको मोटर डिसेबिलिटी में रखा गया है। इसमें जैसे किसी किसी का पैर कट गया या हाथ कट गया या उंगली कटा हुआ है या दोनों पैर कटे, कुछ भी हो तो लोको मोटर डिसेबिलिटी चलन निःशक्तता में रखा जाता है। नेक्स्ट है ड्राफिज्म, बौनापन। इसमें व्यक्ति की हाइट जो है नहीं बढ़ पाती है, हाइट कम होता है, इसलिए इसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। बौनापन ये हम लोग जैसे 4 फुट 10 या 20 इंच के करीब होता है व्यक्ति का हाइट, वो व्यक्ति बौनापन के श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। यह पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी दिव्यांगता है वो इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस। इसमें मानसिक रोगी यानी मानसिक तौर पे बीमार व्यक्ति जो होते हैं वो इस श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीनता। इसमें ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वलीन यानी होता क्या है, इसमें बच्चा जो सुस्त रहता है और कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो वो बात को सुनकर एक ही यानी बात को वो बार बार दोहराता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय, तो वो भी बार बार ये क्या करेगा बच्चा, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय, ऐसे करके दोहराते रहेगा। यह स्वलीनता में ऑटिज्म में रखा गया है ऐसे बालक। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें प्रमस्तिष्क घात, जो मस्तिष्क से संबंधित जो दिव्यांगता होती है वो हो गया। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशियाँ दुर्विकास यानी इसमें मसल जो होते हैं कहीं ज़्यादा उभर खावर हो गया, बढ़ गया, कहीं कम हो गया, तो ये इसमें मसल संबंधित जो दिव्यांगता है वो होता है, इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें हड्डी से संबंधित बीमारी, जो वेन वगैरह है वो नस काम नहीं कर रहा है कोई, ये वो तो इसमें रखा गया। अगला है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी।
ये भी एक प्रकार का डिसेबिलिटी है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल एक्सक्लेरोसिस स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, वॉक एंड एवं भाषा निषक्ता। जैसे बोलने में हेजिटेशन होता है, वो व्यक्ति इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक निषक्ता है। नेक्स्ट हीमोफीलिया। हीमोफीलिया अधिरक्त स्राव, यानी अधिक रक्त जो स्राव होता है वो डिसेबिलिटी आता है। नेक्स्ट है सिकल सेल डिजीज। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। बहुत दिव्य निषक्ता या दिव्यांगता भी कह सकते हैं। तो मल्टीपल ये दो एक प्रकार का, मान लीजिए कि किसी का आँख से संबंधित दिव्यांगता है, जैसे लो विजन हो गया या ब्लाइंडनेस हो गया, पूर्णतः देख नहीं पा रहा है, और उसको अगर सुनने से संबंधित भी बीमारी है तो दोनों आ जाता है, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में रखा गया है। नेक्स्ट है एसिड अटैक विक्टिम, यानी तेजाब हमला पीड़ित। वो पहले हम लोग देखते थे, बहुत सारे मूवी ऐसे हैं जिसमें दिखाया गया है कि कोई लड़के जो है लड़की पे तेजाब फेंक दिया और उसका जला दिया, शरीर को, चेहरा, फेस वगैरह को जला दिया, तो ये सब एसिड अटैक विक्टिम्स में आ जाता है। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज भी ये 2-4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डिसेबिलिटी है दृष्टि बाधिता, ब्लाइंडनेस। इसमें होता क्या है कि बच्चे के आँखों की पलकें बंद होती है। यानी क्या है, देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जो इस साइड है, आप देख सकते हैं। बच्चे की आँख का जो पलक है वो बंद है, उसके बाद कांच पूर्ण सफ़ेद होता है। यानी इसका जो आँख का जो बीच में जो हम लोग देखते हैं कि गोलाकार जो काला काला दिखाई देता है, जो हम लोग देखते हैं आँखों में, तो वो आँख का जो पूर्ण हमें सफ़ेद दिखाई देता है, तो ये है लक्षण है इसका। आँखों की पुतली न होना, आँख में पुतली नहीं होता है। उसके आगे है पलकों का स्थिर रहना या तेज़ी से झपकना, यानी पलक क्या होगा, स्थिर रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तेज़ी से भी झपकेगा, तुरंत पलक ऊपर नीचे करना, झिलमिला टाइप का हो जाता है, तो वो हो गया। उसके आगे है आँखों का न होना, आँख ही नहीं रहेगा। बहुत सब ऐसे भी ब्लाइंडनेस बालक या बालिकाएँ हैं जिनके आँख हमेशा के लिए बंद है, वो खुलता ही नहीं, तो आँख ही नहीं है, तो वो हो गया। नेक्स्ट है आँख का लाल होना, यानी आँख क्या होता है, लाल हो जाता है, तो वो इसी का लक्षण है। लाल होते होते वो धीरे धीरे क्या होगा, वो आँख खराब हो जाता है, तो ब्लाइंडनेस आ जाता है। आगे है लगातार पानी आना, यानी आँखों का लाल होना, लगातार पानी आना, इसका लक्षण हो गया। नेक्स्ट है परिवार में कोई सदस्य है जिसे देखने में कठिनाई होती है, तो ये सब हो गया लक्षण इसका हो गया। आगे देखते हैं दृष्टि बाधिता बोला, उसी का है रंगों का पहचान नहीं पाना, यानी क्या, दृष्टि बाधित बालक जो है वो अब किसी भी रंग को उसको दीजिए तो वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि आँख ही नहीं है तो कैसे देख पाएगा, वो पहचान नहीं पाता, तो ये हो गया। नेक्स्ट है रंग के प्रति आकर्षण नहीं होना, यानी रंग जो है देख भी नहीं सकता, ऊपर से लो विजन है, तो देख रहा है तो उसके प्रति आकर्षित नहीं होता।
चलते समय रास्ते में वस्तु से टकराना, यानी मान लीजिए कि हम लोग भी है जो देख सकता है व्यक्ति, जो कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति है, उसे ब्लाइंडनेस नहीं है, तो वो चलने फिरने में बोल सकते हैं कि वो घबराहट महसूस नहीं करते हैं और सीधा यानी डायरेक्शन में चल सकते। लेकिन इन लोगों के जैसे ब्लाइंडनेस है तो उनको चलने फिरने में कठिनाई होती है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ वो उधर खबर है, ये सब देखते हुए चलना। तो ये लोग एक तो देख नहीं सकते तो चलेंगे कैसे। तो इसके लिए व्यवस्था किया गया है सरकार के तरफ से, जैसे व्हाइट छड़ी हो गया, फिर वाइब्रेट जो छड़ी में होता है एक, तो वो जहाँ गड्ढा होता है तो वाइब्रेट करता है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे गड्ढा है या यहाँ पे है डिस्टर्ब होने वाला है, तो वो लोग साइड से चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आगे देखिए क्या है। चलते समय रास्ते में पड़ी वस्तु से टकराना, यानी चल रहा है व्यक्ति तो वो क्या करता है, उसे तो दिखाई नहीं दे रहा, तो होता क्या है कि वो चलते समय रास्ते में कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि डिवाइडर है, तो डिवाइडर से वो क्या होगा, टकरा जाएगा। तो ये कठिनाई होता है इनको। नेक्स्ट है दृष्टिहीन, टोटल सब अब्सेंस ऑफ साइट, यानी पूर्ण दृष्टिहीन हो गया है, यानी टोटल वो दिखाई नहीं दे रहा है उस वालों को, तो ये हो गया। नेक्स्ट है वस्तुओं की पहचान हाथ में लेकर स्पर्श क्षमता द्वारा करना। तो जैसे वस्तु, जैसे आप देख सकते हैं कि एक फिगर है यहाँ पे, ये वाला, तो इसके पास क्या है, ये छड़ी है, तो छड़ी है तो ये हाथ में ले रखा, ये देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हाथ में ये छड़ी ले रखा है। तो इसको एक कौन सा ग्रिप होता है, कौन सा ये कैप होता है, तो ये सब अपना पहचान कर रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो शुरू शुरू में तो इसको पता नहीं होता है, तो जानकारी सॉरी जानकारी दिया जाता है बच्चे को कि कैसे, कौन सा ग्रिप है, कौन सा कैप है, छड़ी कितना हाइट होना चाहिए, क्या है, तो ये सब का जानकारी इसको दिया जाता है। तो ये रख के पहचान कर रहा है, ये स्पर्श के माध्यम से अपना पहचान कर लेता है। या किसी मान लीजिए कि ब्लाइंडनेस है और उसे सेब दे दिए या अमरूद दे दिए या अनार दे दिए, तो वो कैसे पहचानेगा कि कौन सा क्या है। तो शुरू में तो उसको जानकारी दिया जाता है कि ये बाबू अनार है, ये सेब है, ये अमरूद है, ये आम है, ये अंगूर है, तो ये सब जानकारी दिया है। वो स्पर्श या सुगंध के माध्यम से वो अपने इंद्रियों में संजोग लेता है और वो जान जाता है कि ये इसका सुगंध ऐसे होता है, तो वो फिर दोबारा दिखाया जाता है उस वस्तु को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्पर्श और सुगंध के माध्यम से वो लोग जान पाते हैं कि ये वस्तु क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, वस्तुओं की पहचान हाथों में लेकर स्पर्श क्षमता द्वारा करना और दृश्यात्मक वस्तुओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होना। यानी मान लीजिए कि हम लोग इसको फोटो वगैरह दे देते हैं, क्या ये लोग जान पाएगा कि कौन सा ये है, क्या चीज़ का पिक्चर है, क्या नहीं, तो ये लोग नहीं जान पाएगा क्योंकि ये लोग देख नहीं सकते थे। इन लोगों के लिए एक पढ़ाई का भी व्यवस्था किया गया है, जो ब्रेल लिपि के द्वारा किया जाता है पढ़ाई बच्चे सबको। चलिए नेक्स्ट है अल्प दृष्टि, यानी लो विजन। इसमें क्या क्या होते हैं बच्चे सबका, ये देखते हैं। बालक अपनी आँखों को बहुत ज़्यादा मलता है, यानी इसको हल्का दिखाई देता है तो वो क्या करता है, आँख में जलन टाइप का होता है, तो बालक क्या करता है, अपनी आँखों को ज़्यादा मलता है, एक आँख को ढक लेता है एवं सिरे आगे की तरफ झुकाता है। जैसे एक आँख को ढक लिया और सिर आगे की तरफ झुका कर देखता है कि ये क्या लिखा हुआ, यानी नज़दीक में वस्तु लाकर पढ़ना है तो नज़दीक में कॉपी या बुक लेकर पढ़ता तो उसे दिखाई देता। उसके बाद पुस्तक को बहुत ज़्यादा नज़दीक से पढ़ता है,
यानी पुस्तक लेकर बहुत नज़दीक ले आता है, उसके बाद पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है पलकों को सामान्य से ज़्यादा झपकता है, यानी क्या कर जो कम दिखाई दे रहा है तो वो पलक जो है उनका बार बार झपकता है और महसूस करता है कि क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं है, यानी प्रकाश के तरफ आकर्षित नहीं हो पाता है। आगे है आँखों में तिरछापन। ऐसे लो विज़न जो भी छात्र है या बालक या बालिकाएं है तो इसका आँख जो है तिरछापन होता है, तिरछा करके आँख, जैसे वो पढ़ रहा है कोई भी चीज़ बुक वगैरह पढ़ रहा है तो वो आँख को तिरछा करके पढ़ेगा, क्योंकि वो सीधा उसका आँख में ही रेटिना जो बनता है ना आँख के पीछे बनता है, सभी को पता है, तो पीछे बनता है तो वो जहाँ पे बनना चाहिए वो वहाँ पे नहीं बन पाता है, उसके साइड में बनता है, तो इसलिए वो तिरछा आँख हो जाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है पलकों पर अत्यधिक सूजन का होना, यानी पलक क्या होता है कि वो सूजन हो जाता है, फूल जाता है या महसूस होता है कि दर्द वगैरह देता है पलक पे, तो ये सब हो गया। आँखें अत्यधिक लाल होना, या आँख हमें बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, ये है। नेक्स्ट यानी अल्प लो विजन में का ही है आँख की पुतलियों का आकार सामान्य से कम होना, यानी जितना आकार होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है और कम हो गया है, यानी पुतलियों का आकार, तो ये हो गया लक्षण। रास्ते का सही अनुसरण नहीं कर पाना, यानी चल जैसे लो विजन है व्यक्ति और कहीं जाना है उसे, तो रास्तों का सही अनुसरण नहीं कर पाता है कि कैसे जाना है, तो वो दिक्कत होता है। प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होना, यानी प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है देखने के लिए। सिर दर्द की लगातार शिकायत करना, कम दिखता है 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में, यानी उसे सिर दर्द की लगातार शिकायत करता है कि वो जो आँख का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो क्या होता है कि उसको सिर में दर्द होने लगता है और आँख धीरे धीरे वो पहले तो कम दिखता है, धीरे धीरे कम होते होते पूरे फुल्ली ब्लाइंड हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है। रंगों की पहचान नहीं कर पाता है 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में, यानी 60 वर्ष से कम बच्चे की आयु की बच्चे या बच्ची है तो वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा रंग है, लाल है, पीला है, उजला है, काला है, ये सब पता नहीं चलता। आसपास के वातावरण में चलने फिरने में कठिनाई होती है, जैसे वो लोग को एक तो हल्का दिखाई देता है तो कहीं गड्ढा है तो उसे पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे गड्ढा है और चलते समय उसे वातावरण में कठिनाइयाँ महसूस होती है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग से मुक्त, यानी लेप्रोसी की ओर। इसमें देखिए एक फिगर है, आपको दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट, हाँ यहाँ आ जाइए। ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं फिगर में, इसमें देखिए क्या है कि पहले तो ये बीमारी होता है ना, तो पहले क्या होता है नाखून जो है, नाखून से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये गलना स्टार्ट हो जाता है, गलते गलते धीरे धीरे गलते गलते ये पूरे गलने लगता है, गलते गलते पूरे शरीर को गला देता है, यही कुष्ठ रोग होता है। इसमें क्या होता है, हाथ हाथ पैर या उंगलियों में विकृति या टेढ़ापन, यानी हाथ पैर और उंगलियों में टेढ़ापन होगा ना, यानी विकृति मतलब दिव्यांग ही होता है, विकृतियाँ उत्पन्न हो गया तो वो हो जाता है। शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे, यानी किसी किसी के शरीर के त्वचा पर उजला धब्बा दिखाई देता है, तो वो एक कहा जाता है कि चर्म रोग हो गया, तो ये सब लक्षण है। उसके आगे है हाथ पैर
या उंगलियां शून्य हो जाती है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी क्या होता है, मूवमेंट नहीं कर पाता, सेंसेशन नहीं कर पाता, महसूस नहीं हो पाता है कोई भी चीज़। जैसे पकड़ रहे हैं, हम मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो मोबाइल पकड़े हुए तो हमें पता नहीं चल रहा है कि हम मोबाइल पकड़े हुए, सेंसेशन ही नहीं हो पाता है माइंड में कि ये हम पकड़े हुए हैं। तो ये हो गया। चेहरे का आकार विकृति हो जाती है, यानी चेहरे के आकार में भी विकृति हो जाती है, फेस में भी दाग धब्बा वगैरह होते होते पूरे शरीर में होने लगता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है श्रवण बाधिता, हियरिंग इम्पेयरमेंट। यह सुनने से संबंधित दिव्यांगता है। जैसे बच्चा ऊंची आवाज़ में बोलता है या बिल्कुल धीरे बोलता है। ये जैसे हम लोग कोई को आवाज़ किए, गौतम जी आइए यहाँ पे, तो बोले, तो वो क्या है कि वो सुनाई उसको, गौतम जी को कम दिया, तो कम दिया तो वो, हम यहाँ से ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो सुनाई वो ज़्यादा दे, वो कस के बोलेंगे, हाँ बोलिए जी आ रहे हैं, कस के बोलेंगे। तो ये हो गया। टीवी रेडियो की आवाज़ अधिक रखता है। सुनने में कठिनाई हो रहा है तो टीवी का आवाज़, जैसे हम लोग को सुनने की जो सामान्य श्रेणी होता है कि इतना हर्ट हम लोग सुन सकते हैं, तो वो उससे ज़्यादा वो लोग बढ़ा के रखते हैं, सुनाई कम देता है तो इसके लिए वो बढ़ा के रखते हैं। बच्चों में ध्यान एवं एकाग्रता की कमी, यानी ध्यान सही से नहीं दे पाता है, एक जगह ध्यान टिक नहीं पाता। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि हम जिस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो उस वाक्य को तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन होता है कि ध्यान भटक जाता है। उस वाक्य को न पढ़ कर ऊपर वाले वाक्यों में चले जाते हैं या नीचे वाले वाक्यों में चले जाते हैं। तो ये होता है। बच्चा सुनने के लिए आवाज़ की तरफ कान घुमाता। इस फिर क्या होता है कि जैसे आवाज़ नहीं सुनाई दिया, कहीं से माइक का आवाज़ आ रहा है तो नहीं सुनाई दिया, तो उस तरफ वो कान घुमाएगा, तब वो सुनाई हल्का सा देकर धीरे धीरे ये सुनता है। नेक्स्ट, बच्चे प्राय निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं, यानी कोई भी मान लीजिए कि कोई टीचर है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो वो जो निर्देश दे रहे हैं तो उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है बच्चे को, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो यही है, बच्चे प्राय निर्देशों को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे श्रुति लेख सही प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, यानी क्या है कि वो सही से सुन नहीं पाता है। सुनना, जैसे मान लीजिए कि हम श्रुति लेख लिखवा रहे हैं बच्चे सबसे, और लिखवा रहे हैं कि चलो संबंध लिखो, तो संबंध लिखना है तो वो शब्द लिख देगा, चाहे कुछ भी लिख देगा, गलत वर्ड वो लोग लिख देगा, क्योंकि वो उसे सुन सही से नहीं पा रहा है। अगर सुनने में कठिनाई हो रहा है तो वो तो गलत सुनेगा, गलत सुनेगा तो वो शब्द को गलत ढंग से वो लिखेगा। आगे है, बच्चे कक्षा में शांत बैठे रहते हैं, सुनाई नहीं देता है तो वो शांत बैठे हुए महसूस करते हैं। बालक के कान में दर्द होता है और एवं कान में द्रव रिश्ता, यानी कान में दर्द होने लगता है और द्रव जिसे कान बहना कहते हैं, तो वही द्रव हो गया, रिश्ते रहता है और पानी गिरता है कान से, तो यही खराब होने का निशानी है। इसी में है, परिवार के किसी भी सदस्य को बहरापन अथवा सुनने में कठिनाइयाँ होती है। बहरापन है ऊंच सुनना, कम सुनना। इसमें जैसे 60 डेसिबल से 70 डेसिबल हार्ड ऑफ हियरिंग है, यानी ऊंचे सुन रहा है, 60 से 70 डेसिबल। आवाज़ देने पर, नाम से बुलाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। जैसे किसी बच्चे को हम बुला रहे हैं कि
नितिन जी आइए यहाँ पे, तो वो नहीं सुन पा रहा है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, वो नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है ताली, घंटी, घुंघरू की आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना, क्योंकि उसे देखने में ही कठिनाई है, तो क्या वो प्रतिक्रिया देगा? नहीं दे पाएगा बच्चे। तो ये है। आगे इशारों में बातें करता है, सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का प्रयोग करता है, यानी इशारों में बातें कर लेगा। ये इनके लिए एक लिपि साइन लैंग्वेज से द्वारा पढ़ाया जाता है बच्चे सबको। इसमें उंगली क्या बोलते हैं, आँखों के इशारे से, उसके बाद हाथ का जो हाव भाव होता है उसके इशारे से पढ़ाया जाता है बच्चे सबको। ये हो गया साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट, चलन नहीं सकता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, एक फिगर है, आप देख सकते हैं कि पैर से संबंधित है ये बच्चा का। ये रहा आपका जो साइड में क्या बोलते हैं, ये रखे हुए बैसाखी रखे हुए है, चलने संबंधित बीमारी है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर चलते हैं। तो ये हो गया चलने से संबंधित बीमारी, जो चल नहीं सकता है। तो इसमें व्यक्तियों के हाथ, पैर अथवा दोनों की निःसक्ता है, यानी हाथ से भी हो सकता है, पैर से भी हो सकता है, या जिसमें कह सकते हैं कि एक अंग पूरे खराब हो गया, एक साइड से खराब बोल नहीं पा रहा है, तो ये सब लकवा जो है वो हो गया। हाथ या पैर कट गया, जैसे हाथ कट गया तो ये इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रखा गया। पैर कट गया तो इसी में है। उसके बाद पोलियो से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसको भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रखा गया है। और शरीर की गति, बॉडी मूवमेंट एवं मांसपेशियों मसल कोऑर्डिनेशन में समन्वय की कमी दिखाई देती है। जैसे शरीर की गति नहीं कर पाता है, जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पे है, मांसपेशियाँ जो है वो काम नहीं सही से कर पाता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका बौनापन यानी ड्वार्फिज्म। व्यक्ति का कद जो है वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच यानी 147 सेंटीमीटर या इससे भी कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये फिगर है आपका, देख रहे एक बच्चा का, ये वाले बच्चा है, तो ये इनका फिगर है। तो इसका जो हाइट है बच्चे का, तो ये बच्चे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो बौनापन है तो ये तो 4 फुट यानी 10 इंच से भी कम जिसका हाइट है वो बौनापन के श्रेणी में रखा गया है। ये हो गया आपका। आगे देखिए, नेक्स्ट, बौद्धिक निःसक्ता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें माता पिता के आदेशों की अवहेलना करना, यानी बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के बातों को नहीं सुनते। ध्यान केंद्रित करने में कमी, यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दिशाओं को समझने में भ्रम होता है कि किधर पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। जैसे ये आपका हो गया, ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे में साउथ, फिर राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट हो गया। तो ये हो गया, तो ये नहीं समझ पाता है कि किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, ये समझ नहीं पाता। दिशाओं को यानी भ्रम में रहता है कि पूरब जा रहे हैं या पश्चिम जा रहा है या उत्तर जा रहा है या दक्षिण जा रहे हैं, ये भ्रम में रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसके आगे हैं, बोलचाल की भाषा का विकास देरी से होता है। जैसे बोलने में बच्चा होता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि बच्चा 6 से 7 महीने के होते तो 2-4 शब्द बोलना स्टार्ट कर देते, तो ऐसे धीरे धीरे उसका जो भाषा का विकास होता है बच्चे का, तो ये है। लेकिन ये इनका जो विकास जो होता है वो बहुत धीमी होता है और बोलने में भी कठिनाई होता है। तो ये हो गया, भाषा का विकास देरी से होता है।
हम उम्र बच्चों के समान कार्य नहीं कर पाते। इनका ये कहने का मतलब हुआ कि सामान्य जो बालक है या बालक या बालिकाएं हैं, तो वो जो हिसाब से वो बोलने संबंधित या पढ़ने संबंधित जो भी उसका रेशियो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो बौद्धिक निस्सकता से ग्रसित बालक है उसके सामान्य वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये हो गया बच्चे में सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ये हो गया। आगे है सीखने, समस्या समाधान, तार्किकता आदि में कठिनाई। यानी सीखने में भी कठिनाई होती है। कोई समस्या दे दिया गया कि ये प्रश्न है, इसको हल करके लाना है, तो ये वो नहीं कर पाता। तार्किकता का आदि में भी कठिनाई होती है। जैसे रीजनिंग वगैरह जो तार्किक प्रश्न है पूछे जाते हैं, तो उसमें भी पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। प्रतिदिन के कार्यों, सामाजिक कार्यों एवं अनुकूलन व्यवहार, लैक ऑफ एडेप्टिव बिहेवियर में कमी होती है। यानी प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, जूता का फीता लगाना, डेली एक्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं, मुँह धोना, फ्रेश होना, बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर मुंह हाथ धोना, ये सब डेली एक्टिविटी है। स्कूल जाने के लिए तैयार होना, ये सब है। तो ये इसमें भी वो कमी होती है, नहीं सही से कर पाते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन के लिए जाते हैं स्कूल, तो स्कूल जाते हैं तो फीता बांधना है, जूते का फीता बांधना है, तो वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये है नेक्स्ट, इसी का है बौद्धिक निस्सकता का ही। तो इसमें है क्या कि दैनिक जीवन की क्रियाएं, डेली एक्टिविटी, जैसे हो गया कपड़े पहनना, बटन बंद करना, मंजन करना, खाना खाना आदि में भी स्वयं नहीं कर पाते हैं। यानी डेली एक्टिविटी का जो भी कार्य है वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। अगला है बोलने, स्वयं की आवश्यकता को अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है। जैसे बोलने में भी स्वयं अभिव्यक्त जो भी बात है रखने में भी कठिनाई होती है। आगे है पढ़ने लिखने व समझने में भी कठिनाई होती है। इसके बाद समस्याजनक व्यवहार, प्रॉब्लम बिहेवियर से ग्रसित होता है। यानी जो बिहेवियर जो होता है, व्यवहार होता है, वो ग्रसित होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि व्यवहार में वो जो डेली एक्टिविटी का जो कार्य है वो नहीं कर पाता है, तो वो समस्या ही है ना एक तरह से। तो ये हो गया, ग्रसित हो गया। मंगोलिज्म, डाउन सिंड्रोम के लक्षण दिखाई देते हैं। आँखों दिखाई देते हैं, आँखों और हाथों के समन्वय में कमी होती है। यानी आँखों और हाथों के समन्वय, यानी देख के हाव व्यक्त करते हैं, तो कौन सा कार्य करना है तो हाथ का इशारा कैसे करना है, क्या करना है, तो ये इसमें भी कमी होती है। नेक्स्ट है मानसिक रोगी, मेंटल इलनेस। इसमें है अस्वाभाविक व्यवहार करता है, खुद से बात करना, मतिभ्रम, व्यसन, नशे में के आदी होना, अधिकतम डर, भय, किसी वस्तु या इंसान से अत्यधिक लगाव या इत्यादि, ये सब मानसिक रोगी व्यक्ति के लक्षण हैं। जैसे होता क्या है कि हम लोग भी देखे हुए हैं कि मानसिक रोगी व्यक्ति होते हैं जो बोलना कुछ और है, बोलते कुछ और है,
करना कुछ और है, करते कुछ और रहते, ऐसे करके ये लोगों का मानसिक रोगी ही है। तो ये लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। व्यक्ति को बिना किसी कारण से जल्दी गुस्सा आ जाता है या गुमसुम अथवा अकेलापन अच्छा लगता है। तो ये मानसिक बीमारी का लक्षण है। आगे देखिए। व्यक्ति अपनी स्वच्छता या दुनियादारी से अनजान होता है। व्यक्ति क्या है, स्वच्छता कैसे स्वच्छ रहना है, दुनियादारी क्या है, कैसे यानी समाज में व्यवहार करना है, कैसे समाज के लोगों से घुल मिल के रहना है, ये सब में इनको कमी होती है। व्यक्ति के मन में विचार आता है कि उसको कोई भगवान या भूत या बाहरी शक्ति नियंत्रित करती है। यानी मानसिक रोगी व्यक्ति है तो होता नहीं है कि गाँव देहात में कहा जाता है कि भूत पकड़ लिया तो ये हो गया वो हो गया। बहुत सारा जो है भ्रम पैदा आदमी करता है। एक न्यूज़ आया था, देखे हैं हम भी ट्विटर पे, कल नहीं 2-3 दिन पहले का ट्विटर पे एक वीडियो वायरल था। उसमें था कि हरिद्वार में जो गंगा नदी है, तो वो बच्चे को कैंसर हो रखा था। तो उसकी जो मौसी है ना, वो कुछ बोली कि इसे हम इसको ठीक करेंगे, ले गया गंगा में डुबकी लगाया बच्चे को, और वो बच्चे को कम से कम 2-3 मिनट तक वो पानी के अंदर उसको डुबो के रखा, जिसके कारण बच्चा क्या हो गया, मर गया। बाहर निकाला गया तो देखा गया कि इसे बहुत सारे लोग जमा हुए, बच्चे तो मरा हुआ है। तो वो जो औरत थी, वो उसकी मौसी थी बच्चे की, तो वो बोलती है कि इसे हम इसको जिलाएंगे, वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए कि हम इसको जिलाएंगे, अभी ये खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो लोकल वहाँ के व्यक्ति सब थे वो पुलिस को कॉल किए, आया, फिर क्या हुआ पता नहीं, हम वीडियो में इतना ही देखे थे। तो ये मानसिक एक तरह से रोगी है, वो औरत जो थी मानसिक रोगी थी। तो ये हो गया। नेक्स्ट, व्यक्ति के मन में बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं एवं डरता। क्या होता है कि व्यक्ति के मानसिक रोग है तो कभी कभी वो सोचता है कि इस दुनिया में रहना ही बेकार है, रह कर क्या करेंगे, हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो होता क्या है कि मानसिक रोगी जो व्यक्ति होता है तो उसे वैल्यू बहुत सारे जो है वो पागल कहते हैं कि ये पागल है, ये है। तो ये बीमारी से ग्रसित है। तो इनको हम लोग को समाज के लोगों को होना चाहिए कि इनको थोड़ा अलग तरह से ट्रीटमेंट करें, यानी व्यवहार वैसा भी ना करे कि वो पागलपन के नशे में वो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उनको ये सब समझना चाहिए समाज के लोगों को। और ये तो एक तरह से खुद बीमारी से ग्रसित है। नेक्स्ट है, अन्य व्यक्तियों को बातें करता देख समझता है कि यह मेरे बारे में बात कर रहा है। संदेह करना, यानी होता क्या है कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है, दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहा है, तो ये मानसिक रोगी व्यक्ति है जो बगल में अगर है तो सोचता है कि इसे वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में शिकायत कर रहा है। ये सब उसके माइंड में आता है। बार बार मूड बदलता है, यानी जो मानसिक व्यक्ति है, कभी बोल दिया कि से कोई काम है तो बोला कि इसे हमें यहाँ पे जाना है, और जब जिस टाइम जाना रहता है उस टाइम वो मूड को चेंज कर देता है, बोलता है कि नहीं हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो ये भी एक तरह से ये लक्षण है। व्यक्ति को आत्मग्लानि होता है, यानी अपने शरीर के अंदर ही वो एक समस्या कहिए तो समझ नहीं पाते हैं कि हम ये कर रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब मानसिक रोगी का लक्षण है। नेक्स्ट है ऑटिज्म।
ऑटिज्म, इसमें जैसे अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते। जैसे कोई बच्चा है, ये स्वलीनता, ये जिसको हिंदी है स्वलीनता है, ये गुमसुम टाइप के बच्चे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ एकदम चुपचाप दोनों हाथों को गाल पर रखकर चुपचाप से बैठे हुए, यानी मूवमेंट सेंसेशन जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो ये एकदम गुमसुम सा बच्चा बैठा हुआ है। तो अपने वातावरण में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ये चाहते कि जो भी वातावरण में है वही रहे, वो चेंज ना हो। बच्चे में सोचने एवं समझने की क्षमता कम होती है। इसको जैसे कोई भी चीज़ सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है। जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे को दे दिए, कोई मैथ दे दिए कि बाबू बताओ 4+4 कितना होगा, तो वो ये सोच नहीं पाता है कि 4 में 4 से ऐड करे या घटाए या गुना करे या भाग करे, क्या होगा ये समझ नहीं पाता। तो ये इनका लक्षण है। एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, जो इनसे कहते हैं उसे दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये बच्चे को बोले कि बेटा तुम बताओ तुम्हारा कि तुम ये काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ाई से रिलेटिव टॉपिक दिया गया है कि ये तुम घर से बना के लाना, तो वो भी बोलेगा बेटा तुम बताओ तुम ये काम कर सकते हो, तुम घर से बना के लाना। यानी एक ही बात को वो बार बार दोहराते जाएगा, ये इनका लक्षण है। इन बच्चों में समस्या व्यवहार पाए जाते हैं, जैसे आक्रामकता, आत्मघाती व्यवहार, यानी तुरंत में अग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम ये कर देंगे चाहे वो। तो ये सब इनमें थोड़ा कमी होती है। व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये क्या है, तो इसमें जैसे कोई कार्य व्यक्ति को दिया गया है तो वो कार्य जो करने में बच्चे को कठिनाई होती है, वो नहीं समझ पाते कि कैसे करना है क्या करना है। तो ये हो गया। एक मूवी आया था तारे ज़मीं पे, जो आमिर खान की मूवी था, उसमें बच्चे को दिखाया गया था कि बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता था कि उसको ना मैथ का क्वेश्चन दिया जाता था, कैलकुलेट टाइप का, यानी जोड़ घटा गुना भाग यही सब था। तो वो करने को दिया जाता है तो वो नहीं कर पाता था। और ABCD लिखना है तो लिखना है ये के जगह पे भी लिखना, कोई शब्द लिखना है, जैसे कह सकते हैं कि हिंदी में शब्द लिखना है चाहे इंग्लिश में लिखना है। तो मान लीजिए कि बैड लिखना है, BAD, बैड, बैड मीन्स बुरा, तो वो क्या करेगा, वो नहीं लिख पाएगा। BAD ना लिख के वो लिखेगा क्या, ABD, ABD लिख दिया या DAB लिख दिया, तो ऐसे उल्टा पुल्टा कर दिया। तो ये सब इसका लक्षण है। आँखें मिलाकर बात न कर पाना, यानी क्या है, आंखें मिलाकर बात न कर पाना, गुमसुम खोया हुआ रहता है, प्योर आई कांटेक्ट, यानी बच्चे जो हैं जैसे एक होता है ना आँख में आँख डाल कर बात करना, यानी अपने कॉन्फिडेंट लेवल को बराबर रखना। कभी भी ये नहीं होना कि हमको महसूस हो रहा है कि हम उससे नीचा है, ये है। तो ये सब कॉन्फिडेंस होता है, तो ये नहीं कर पाता, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है बच्चे। वो आँख को नीचे कर लेगा, यानी वो सिर को नीचे करके ही बात करेगा, लगेगा कि महसूस। एक होता है ना कि गरीब परिवार का जो होता है, धनी व्यक्ति के पास जाता है पैसा लाने के लिए, तो वो सिर झुका के पैसा मांगता है, जो भी बात बोलता है सिर झुकाते, उस टाइप का ये लक्षण है। आगे देखिए पॉइंट क्या है इसी में। व्यक्ति को अन्य लोगों से घुलने मिलने में कठिनाई होती है, अकेला रहना पसंद करता है। यानी जो
इस टाइप के बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चे से घुलने मिलने में कठिनाई महसूस करते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, हम अकेला ही ठीक है और अकेला ही रहना उसको अच्छा लगता है। अति संवेदनशीलता, निम्न संवेदनशीलता यानी हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपोसेंसिटिविटी से ग्रसित होता है। यह वस्तुओं से खेलने इकट्ठा करने में असामान्य रुचि दिखाई देता है। यानी जैसे बच्चे जो एक्टिव होते हैं वो सब चीज़ को हाली हाली इकट्ठा कर लेते हैं और खेलने लगते हैं। ऐसे ही इस रोग से, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे हैं तो ये रुचि नहीं दिखा पाते, सही से नहीं खेल पाते हैं और दूसरे बच्चे के साथ सामंजस्य स्थापित सही से नहीं कर पाते हैं, कैसे खेलना है, क्या करना है। तो ये इनमें लक्षण होते हैं। शरीर हाथों को हिलाते रहता है और आगे देखिए क्या है। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रल पाल्सी। ये है पोलियो या नर्व इंजरी कहते हैं इनको, सेरेब्रल पाल्सी को। इसमें है बालक अपने दोनों हाथों को प्रयोग एक साथ नहीं कर पाता है, यानी दोनों हाथ एक साथ नहीं कर पाता है। गोद में लेते समय, कपड़े पहनाते समय, नहलाते समय बच्चे का शरीर अकड़ जाता है, यानी वो सही से नहीं नहला पाता, बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि समस्या होता है नहलाते समय और गोद लेते समय। तो बालक में एकाग्रता की कमी होती है, यानी वो एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। उसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति को पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई और हाथ से कम काम करने में कठिनाई होती है। तो ये सब इसका लक्षण है। आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो है, ये इसमें देखिए, ये है फ़ोटो है, जैसे उंगली दो निकला हो, ये फिर उंगली सब है बंद है, दो उंगली दिखाई दे रहा है। फिर पैर का देखिए कैसे है, पैर ऊपर की ओर है खींचा हुआ, फिर उंगली कहाँ रखी हुई है। तो ये सब ये लक्षण होता है बच्चे में। व्यक्ति को पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथ से काम करने में कठिनाई होती है और व्यक्ति को चलने में कृत्रिम अंग, बैसाखी, कैलिपर लिखा हुआ है, इत्यादि का उपयोग करता है। तो ये सब है। चलने में कठिनाई होती है तो क्लिपर ले लिया, हाथ में बैसाखी ले लिया, तो उसका उपयोग के द्वारा वो थोड़ा बहुत चल सकता है। इसी में है अंगों में विकृति पाई जाती है। जैसे देखिए, ये इधर दो फोटो है, दो बच्चे का फोटो है, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। तो ये जो पैर है आप देख सकते हैं कि एक बड़ा होगा, एक छोटा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उंगली, हाथ, ये है आपका। तो ये सब विकृतियाँ पाई जाती है, अंगों में विकृति पाई जाती है और पाँव, आँखों और हाथों का समन्वय एवं संतुलन कमज़ोर होता है। यानी ये हाथ, जैसे एक कोई चीज़ पकड़ना है, मान लीजिए गेंद पकड़ना है, तो दोनों हाथ मिला सकते हैं ना, ये नहीं मिला पाता है, एक ही हाथ काम करेगा, एक नहीं करेगा। तो ये है, मुंह खुला रहता है और लार गिरता है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे का मुंह जो है खुला हुआ है, लार टपक रहा। तो यही है लक्षण इसका। खाना काटना, चबाना, निकालने में कठिनाई होती है, यानी जो खाना खाता है तो उसमें मुंह में डालकर मुंह में डाला जाता है खाना, उसके बाद काटने में, चबाने में और जो निगलने का प्रोसेस होता है तो उसमें भी समस्या होती है।
इनमें एक या एक से अधिक अंग प्रभावित होते हैं। यह नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल स्थिति कंडीशन है। यानी ये सब एक बीमारी ही है जो आपको सेरेब्रल पाल्सी में रखा गया है। नेक्स्ट है आपका मांसपेशी दुर्विकास, यानी मांसपेशी कम विकास होता है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है आपका। देखिए ये इसका जो मांसपेशी है ये कम विकास है। यहाँ देखिए इसमें फूला हुआ है, इसमें देखिए कि खाली हड्डी ये नज़र आ रहा है। तो यही है मांसपेशियों का विकास कम हुआ है। मांसपेशी कमज़ोर होती है, मांसपेशियों में विकृति होती है। इसमें विकृति बढ़ती प्रोग्रेसिव हुई होती है, जकड़न आ जाती है। तो ये सब लक्षण है। व्यक्ति पंजों के बल चलता है। क्या करता है? व्यक्ति पंजों के बल, पंजा के बल ही चलता है व्यक्ति। तो ये है लक्षण इसमें, ये सब इसका लक्षण है। तो ये सब इसका लक्षण हो गया। आगे है इसी में है, व्यक्ति को दौड़ने कूदने में भी परेशानी होती है। ये जैसे मांसपेशी हड्डी पे ज़्यादा जोर देना पड़ जाता है तो हड्डी दर्द करने लगता है। तो ये हो गया। ये जो है वंशानुगत बीमारी है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये प्रवेश करता है। जैसे नाना नानी दादा दादी का जो लक्षण जो होता है और उसका जो बीमारी होता है, दूसरे बच्चे पोता पोती नाती नातनी या बेटा बेटी में चला जाता है। तो ये एक तरह से जो बीमारी है ये वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। तो ये भी बीमारी है मस्तिष्क से। मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड में असंतुलन होता है। यानी कोई भी चीज़ हम लोग समझते हैं तो उसमें समझने में कठिनाई होती है, नहीं समझ पाते हैं। तो यह स्थिति न्यूरॉन की क्षति के कारण होता है। तो न्यूरॉन जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा में मस्तिष्क में नहीं हो पाता है, उसके क्षति के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट है आपका ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये हो गया बोलने, स्पीकिंग, समझने, अंडरस्टैंडिंग, श्रुत लेखन, वर्तनी या लेखन, डिस्ग्राफिया, पढ़ने में समस्या, वर्तनी समस्या, डिस्लेक्सिया, साधारण जोड़ की गुना भाग, ये सब में डिस्कल्कुलिया में कठिनाई होती है। तो ये सब है। जैसे बोलने में कठिनाई होती है तो वो किस में रखा गया है, तो आपको डिस्लेक्सिया में रखा गया है। लिखने में तो डिस्ग्राफिया में है। फिर गणित जोड़ घटा गुना भाग जो परेशानी होती है डिस्कल्कुलिया में रखा गया है। तो ये सब होता है इसमें। व्यक्ति को आकार, भार, दूरी आदि को समझने में कठिनाई होती है। यानी नहीं समझ पाता है कि ये कौन सा आकार का है। जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए ये हो गया तो गोल हो गया, तो ये सर्किल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये त्रिभुज हो गया। तो ये सब नहीं समझ पाता है, तो इसमें है। नेक्स्ट देखिए इसी में, व्यक्ति को बार बार निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है उसको बार बार निर्देश दिया जाता है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे मत कीजिए। एवं भाषा समझने या शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई होती है। तो भाषा भी नहीं समझ पाता है। जैसे निर्देश दिया गया कि बेटा ऐसे करो, ये गलत है, ये सही होगा, ऐसे करो, तो वो भाषा को नहीं समझ पाता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, वो नहीं सही से कर पाते हैं। व्यक्ति को दिशा, चिन्ह,
समझने में एवं वस्तुओं को बोध करने में भी कठिनाई होती है। न वो दिशा समझ पा रहा है, न वस्तु का बोध कर पा रहा है कि ये कौन सा वस्तु है। ये सब समझने में इसमें कठिनाई होती है। इसी का है समस्या समाधान में कठिनाई होती है। एकाग्रता में कमी, शॉर्ट एटेंशन स्पैन, याद न रख पाना, पुअर मेमोरी होती है। यानी कोई भी चीज़ जैसे दे दिया गया कि वर्ड, मान लीजिए कि वर्ड दिया गया कि 5 वर्ड याद करना है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, उसके बाद बैग हो गया, ये ऐसे करके 5 वर्ड दे दिया गया। बैग हो गया, पोएम हो गया, या कुछ भी वर्ड 5 दे दिया गया। चेयर, टेबल, कुर्सी, जो भी है वर्ड दे दिया गया, ये नहीं समझ पाता है, इसका मेमोरी जो है कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है, इसी में वाक्य एवं गद्यांशों को समझने में मुश्किल होता है। जैसे वाक्य लिखा हुआ है राम आम खाता है, तो राम आम खाता है तो वो समझने में कठिनाई होने लगता है कि राम क्या है, आम क्या है, कैसे लिखा जाता है, क्या है, से ये नहीं समझ पाता है। कठिनाई होती है। बालक का पठन पाठन में प्रस्तुतिकरण एवं उम्र से मेल नहीं खाता है। जैसे मान लीजिए कि बालक का उम्र जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रहा है NEP 2020, इसमें है क्या कि सॉरी क्या हो गया, हाँ आ गया। जैसे हाँ आ गया। NEP 2020, इसमें है कि इसका 5+3+3+4 होता है। तो 5 साल बच्चा किस क्लास तक रहेगा, तो इसका एक उम्र सीमा है, तो उस उम्र सीमा में ही वो उस क्लास तक अध्ययन कर पाएगा। तो ये है, तो ये सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो यही है आपका उम्र में मेलजोल नहीं रख पाता है प्रस्तुतिकरण में। आगे हैं मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होती है लेकिन लिखने में कठिनाई होती है। यानी ये इस रोग से ग्रसित जो बालक या बालिका हैं तो मौखिक बोल सकते हैं, बोलने के लिए वो कहीं स्पीच देना है तो वो सही ढंग से वो दे सकता है कि मैं जैसे कह सकते हैं कि स्पीच देना है, वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है बच्चे को, तो वो अपना आई एम कम फ्रॉम यहाँ जो भी है माई क्वालिफिकेशन है चाहिए, ये अपना दे सकता है। लेकिन उसको लिखने के लिए दिया जाता है तो वो मिस्टेक कर पाता है, सही ढंग से वो नहीं लिख पाता है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये हो गया, ये भी एक दिव्यांगता बीमारी ही है। व्यक्ति के दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी में समन्वय में परेशानी होती है। यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी होता है तो उसको जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी होती है। इस पिक्चर में है या नहीं, देख लेते हैं, नहीं है तो उसमें जैसे परेशानी होती है, सही ढंग से समन्वय नहीं कर पाता। ब्रेन
और रीढ़ की हड्डी में छाती डैमेज होती है। यानी ब्रेन है तो ये ब्रेन के हड्डी कहीं डैमेज हो गया तो कहीं रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गया, ये सब हो जाता है। इसी नेक्स्ट है आपका वाक एवं भाषा निषेधता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। इसमें परिवार का कोई सदस्य गूंगा या बोलने में कठिनाई होती है तो सामान्य बोली से अलग बोलता है, जिसे कि परिवार के सदस्य को के अलावा अन्य लोग नहीं समझ पाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो परिवार के लोग हैं वही समझ पाते हैं कि वो बच्चा क्या बोल रहा है, और बगल के पास पड़ोस के लोग जो है वो नहीं समझ पाता कि बच्चा क्या ये बोल रहा है। तो ये हो गया वाक्य और भाषा नहीं सकता। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ दिन बाद 6-7 महीने बाद वो पा दा बा ये सब बोलने लगता है। धीरे धीरे वो बोलना स्टार्ट करता है। तो कोई चीज़ वो बोलता है तो तुतला कर बोलता है। जैसे कुछ बोलना है, जैसे बैटरी बोलना है तो बट्टी बोलता है, तो कुछ भी ऐसे है तुतला कर बोलता है। तो वो परिवार का लोग है उसके साथ रह रहा है तो वो समझ जाता है कि ये मेरा बच्चा ये बोल रहा है। लेकिन अगल बगल का जो पड़ोसी होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, क्या इसको चाहिए। पानी मांगना है तो पानी के लिए पान या कुछ भी कह सकता है, बोल सकता है। तो वो परिवार का माँ है तो वो समझ सकती है, और वही परिवार के दूसरे लोग हैं वो नहीं समझ पाता है, यानी पास पड़ोस के लोग नहीं समझ पाता। ये हो गया स्पष्ट नहीं बोल पाता है, यानी बोल भी नहीं पाता है। जैसे क्या बोलना है, जैसे बोलना है कुछ और बोलता है कुछ और, तो ये हो जाता है। तो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है कि ये हम बोल रहे हैं। बोली भाषा में निरंतरता नहीं होती है, यानी बोली और भाषा में निरंतरता नहीं होती, नियंत्रण में नहीं रहता है कि क्या बोलना है क्या करना है। यह अस्थायी निषेधता है, यानी ये हमेशा के लिए रहता है। तो ये इसमें वाक्य एवं भाषा निषेधता में आ जाता है। आगे है इसी में, इसमें समझने वाली भाषा तो ठीक होती है परंतु अभिव्यक्त भाषा एक्सप्रेसिव में कठिनाई होती है। यानी समझ सकता है दूसरे को, भाषा भावों से समझ सकता है, लेकिन अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया। इसमें डॉक्टर के अनुसार खून में हीमोग्लोबिन की विकृति होती है, यानी खून में कमी हो जाती है, तो वही थैलेसीमिया यानी एनीमिया रोग जो होता है, तो वो खून की कमी को ही एनीमिया रोग कहते हैं। तो इसमें हीमोग्लोबिन में कमी हो जाता है। जैसे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो उसमें कमी हो जाता है कोई भी, तो वो विटामिन वगैरह या तो वो थैलेसीमिया में रखा गया है। खून की मात्रा में कम होती है और हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, यानी खून की मात्रा में हीमोग्लोबिन कम पाई जाती है। इलाज चल रहा हो तो चिकित्सक की पर्ची आवश्यक देखनी चाहिए, यानी इलाज जब चल रहा है तो परिवार के लोग को चाहिए कि इसका पर्ची अब से देखे कि क्या क्या कमी है, क्या ये बच्चे में इस बीमारी में बच्चे की क्या परेशानी है, क्या क्या कमी है, ये देखना चाहिए। खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक देखनी चाहिए। जो भी खून की जांच रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है तो उस रिपोर्ट को अब से ही देखना चाहिए कि इसमें क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया, अधिक रक्तस्राव। हीमोफीलिया इसमें है चोट लगने
पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है, घाव से रक्त बहना बंद नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आपका हीमोफीलिया में आ जाता है, अधिक रक्तस्राव होता है। यह बीमारी पुरुषों में मिलती है और औरतों से पुरुष में स्थानांतरित होती है। जो ये बीमारी जो है कहाँ मिलती है? पुरुष में मिलती है और औरत से पुरुष में स्थानांतरित होती है, यानी औरत से ये बीमारी पुरुष में जाता है। तो इस बीमारी में खून का थक्का बनने की सामान्य रोग है, यानी खून का थक्का बन जाता है, जिसके कारण ये मांसपेशी जो है देख सकते हैं कि फूला हुआ। तो ये एक सामान्य रोग ही है जो हीमोफीलिया के अंतर्गत रखा गया। इसी में है, इस बीमारी में खून का थक्का बनने की सामान्य योग्यता नॉर्मल क्लोटिंग एबिलिटी नहीं होती है। जैसे होता है कि कितना परसेंट, जैसे कैसे वो खून जमना है, क्या करना है, तो वो नॉर्मल जो होता है वो क्लोटिंग नहीं कर पाता। तो खून की जांच रिपोर्ट आवश्यक देखनी चाहिए। इसमें भी खून का जांच जो रिपोर्ट है वो अब से ही देखना चाहिए कि इसमें क्या कमी है। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज, इसमें चिकित्सक द्वारा खून की अत्यधिक कमी, रक्त अल्पता बताई गई है। खून की कमी से शरीर के अंग अवयव खराब हो गए, यानी खून की कमी से जो अंग है वो खराब हो गए। चिकित्सक के इलाज की पर्ची से ही पहचाना जा सकता है। जैसे चिकित्सक जो इलाज कर रहा है उसका जो पर्ची है उसी से पहचाना जा सकता है कि उसमें क्या कमी है, ये क्या कितना परसेंट क्या होना चाहिए और कौन सा पौष्टिक सही आहार लिया जाए जो ऐसे हो सही ढंग से वो उसका पूर्ति हो सके। तो ये है। इसी में है आपका खून की जांच रिपोर्ट अवश्य देखनी चाहिए। इसका भी खून की जांच का रिपोर्ट जो है अवश्य देखना चाहिए, कहाँ पे क्या ज़रूरत है वो उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका बहुनिशक्ता, बहुदिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी। इसमें व्यक्ति दो या दो से अधिक तरह की निशक्ता या दिव्यांगता से ग्रसित होता है, जैसे बाधिर के साथ साथ अंधापन। जैसे जिसको सुनाई नहीं देता है और देख नहीं पाता है, अंधापन है, तो ये बहुत दो हो गया। जैसे सुनाई नहीं दे रहा है, एक तो सुनाई नहीं दे रहा, उसके बाद देख भी नहीं पा रहा, तो दो हो गया। तो ये आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाता है। मानसिक मंदता या सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रोगी, चलन निशक्ता, मुख निशक्ता, श्रवण निशक्ता, ऑटिज्म, दृष्टिबाधिता, कुष्ठ रोग। उपरोक्त निशक्ता में दो या दो से अधिक निशक्ता ग्रसित, जैसे मानसिक मंदता के साथ साथ अंधापन, तो दो हो गया। संप्रेषण अत्यधिक प्रभावी होता है, विकासात्मक शैक्षिक कठिनाई अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को ब्लाइंड है प्लस में उसको हो गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी से भी ग्रसित है, तो ये डबल हो गया तो इसलिए ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में रखा गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है तेजाब हमला पीड़ित, एसिड अटैक विक्टिम। इसमें है कि जैसे तेजाब हमले की वजह से व्यक्ति के अंग असामान्य प्रभावित होते हैं। जैसे ये जो लड़की है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसका जो है फेस का देखिए क्या हो रखा है इसे, तो तेजाब हमले से इसका फेस जो है खराब हो गया है। तो ये होता है तेजाब हमले से। तो शरीर के अंग, हाथ पैर, आँख, गला और चेहरा आदि के
असामान्य प्रभावित होते हैं, यानी ये प्रभावित हो जाते हैं तेजाब हमले से। लास्ट है आपका पार्किंसंस रोग। पार्किंसंस रोग जो है इसमें हाथ पांव मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली संबंधित कठिनाई होती है। जैसे ये टेढ़ापन हो गया, जैसे क्या बोलते हैं उसको, आप कह सकते हैं कि झुक कर चलना, तो ये इसमें आ गया है। व्यक्ति की कमर झुक जाती है, हाँ यहाँ पे है लाइन में, झुक जाती है, हाथ लटके हुए रहते हैं। व्यक्ति छोटे छोटे कदम भरकर चलता है, साथ में हाथ नहीं हिलते। तो एक जो व्यक्ति हम देखे थे, हाँ याद आ गया, जो जगदीप धनगर जी है जो है, तो वो एकदम देखिएगा उनका शरीर इसी टाइप के हैं। वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन पता ना ये रोग है या क्या है, हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम उनको सही अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि वो रोग से ग्रसित है या ऐसे ही वो आदत है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन उनको देखिएगा तो वो भी यानी छोटा छोटा कदम बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे और थोड़ा सा तो जो है झुक कर चलते हैं। तो ये है। व्यक्ति के हाथों में कंपन ट्रिमर होता है, यानी व्यक्ति जब बैठा हुआ रहता है तो वो कंपन करते रहता है, तो ये पार्किंसन डिजीज के अंतर्गत रखा गया है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, इसी में है घूमने मूवमेंट एवं चलने फिरने में कठिनाई होती है, यानी मूवमेंट भी करता है और चलने फिरने में भी कठिनाई होती है। और चिकित्सक की रिपोर्ट और पर्ची अवश्य देखिए, यानी चिकित्सक जो भी पर्ची दिए है तो उसका पर्ची को अध्ययन करना चाहिए कि कहाँ पे क्या कमी है जिसके कारण ये सब रोग हो रहा है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर कुछ यानी अध्ययन कर सके। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।